हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर शिप्रा। आज का हमारा टॉपिक है क्रेनियो सेरेब्रल इंजरी, जिसमें बेसिकली हम हेड इंजरी और ब्रेन इंजरी दोनों की बात करेंगे। तो हेड इंजरी में हम स्कल इंजरी, स्कैल्प इंजरी दोनों की बात करेंगे। तो हेड इंजरी होता है क्या है, मोस्ट कॉमनली मैं बताऊं कि ट्रॉमा के कारण जो मॉर्टिलिटी होती है, जो डेथ होती है, उसमें 50 to 60% जो है वो हेड इंजरी के कारण ही डेथ होती है। इसीलिए सबसे बड़ा कॉज है ये हेड इंजरी का। इसीलिए हमेशा कैंपेन्स चलाए जाते हैं कि सेफ हेड को सेफ रखने के लिए हेलमेट्स पहनने एंड ऑल। तो इटियोलॉजी में अगर हम देखें तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इसका एक बड़ा कॉज है, प्लस फॉल्स। अगर कोई व्यक्ति किसी भी ऊंची हाइट से गिर गया तो ऊंची हाइट के गिरने के कारण क्या हो जाएगा, ये हेड इंजरी हो सकती है। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के कारण हो सकता है, कोई भी इंडस्ट्री में काम चल रहा था, वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया। बर्थ इंजरी इन नियोनेट्स, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों में जब वो डिलीवरी होती है उस टाइम पे वेजाइनल जो डिलीवरी होती है या इंस्ट्रूमेंटल जो डिलीवरी होती है उसके अंदर हेड इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसे कैपेट सक्सीडिनम या हेमाटोमा बनता है, वो उसके बारे में बात करें। असॉल्ट मतलब किसी ने डंडे से सर पे मार दिया एंड ऑल, उसके कारण जो हो रहा है वो असॉल्ट हो गया। गन शॉट, किसी ने किसी को गन शॉट किया और उसके कारण जो इंजरी हुई है वो सारी किसके आएगी, क्रेनियो सेरेब्रल इंजरी के कॉजेज में आएगी। आगे चलते हैं, इसको क्लासीफाई करते हैं हम 3 मेजर पार्ट्स में इसे हम क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज इंजरी टू स्कैल्प, जिसमें स्कैल्प वुंड और स्कैल्प हिमेटोमा दोनों आ जाएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये स्कैल्प में एक जो वुंड बना हुआ है, ये आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या है, स्कैल्प वुंड। दूसरा ये हिमेटोमा, देखो जब भी चोट लगती है तो उस टाइम पे क्या होता है, चोट लगने के कारण वहाँ पे ब्लड वेसल्स टूटती है और वहाँ पे आके कि ब्लड आके अक्यूमुलेट होने लगता है, तो इस टाइप का हिमेटोमा बन जाता है। एक नियोनेट्स में बनता है जिसे हम कैपेट सक्सीडिनम बोलते हैं, वो मैं आगे दिखाऊंगी इमेजेस में, वो बन सकता है। तो ये दो हो गए स्कैल्प के। फिर स्कल में इंजरी हो सकती है। स्कल हमारा बोनी स्ट्रक्चर है जो कि हमारे ब्रेन को कवर करके रखा है, हमारी स्कैल्प फिर स्कल। जो स्कल है उसमें क्या बोनी स्ट्रक्चर है, तो क्या हो सकता है, वो फ्रैक्चर हो सकता है, या तो उसके वॉल्ट में फ्रैक्चर हो सकता है या उसके बेस में फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये हम इसमें फ्रैक्चर्स पढ़ेंगे। देन इंजरी टू ब्रेन, ब्रेन को 2 टाइप की इंजरी हो सकती है, एक तो प्राइमरी इंजरी हो सकती है, एक सेकेंडरी इंजरी हो सकती है। प्राइमरी इंजरी इज व्हाट, कि कोई भी नर्व डैमेज हो गए, न्यूरोनल लीजन्स बन गए, वो प्राइमरी। सेकेंडरी इंजरी क्या होती है, जिसके अंदर आपको चोट लगी और इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने के कारण जो सिम्टम्स आ रहे हैं, दैट इज सेकेंडरी इंजरी। ठीक है, तो आज के हम टॉपिक में बात करेंगे इंजरी टू स्कैल्प। अब इंजरी टू स्कैल्प में बात करने से पहले मैं बता दूं, स्कैल्प को हम याद रखने के लिए हम ये 5 SCALP जो स्कैल्प की स्पेलिंग है उसी से ही हम इसकी लेयर्स को याद रखेंगे। एस फॉर स्किन, सी फॉर कनेक्टिव टिश्यू, ए फॉर एपोन्यूरोसिस या ग्लिया एपोन्यूरोटिका, एल फॉर लूज एरेलर टिश्यू और पी फॉर पेरियोस्टियम। हम इसे इसी फॉर्मेट में याद रखेंगे कि इससे हमें क्या पता चलेगा कि अगर ये ही 2 पार्ट में इंजरी हुई है इसका मतलब इंजरी माइनर है। अगर ये ज़्यादा इन्वॉल्व है, एपोन्यूरोटिका का हो गया, लूज एरेलर टिश्यू, पेरियोस्टियम तक चला गया, मतलब वो इंजरी बड़ी इंजरी है। तो उसके लिए हमें कैसे उसकी केयर करनी, कैसे मैनेजमेंट करना, उसके लिए हमें ये लेयर्स पता होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। अब जब भी स्कैल्प इंजरी होती है तो उसमें क्या क्या हो सकता है, कोई भी कट लग सकते हैं, स्क्रैप या ब्रूजिंग हो सकती है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब इवनली अगर कोई माइनर कट है, आपने देखा होगा कि अगर कोई अपने हाथ पे चोट लगे और सिर पे चोट लगे, अगर बराबर साइज की चोट है, बराबर वो डीप है, फिर भी डॉक्टर्स हैंड की जो भी चोट होगी उसको बोल देते हैं कि ठीक है बैंडेजिंग कर लो, प्रेशर कर लो, उससे ब्लीडिंग भी रुक जाएगी और वुंड हीलिंग भी आ जाएगी। बट जब भी हम बात करते हैं स्कैल्प वुंड की, तो स्कैल्प वुंड में सुचरिंग या जो स्टिचेस है उनके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों आते हैं वो मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें क्या होता है, हाई वेस्कुलरिटी होती है। क्यों होती है, देखो आपको मैं बताती हूँ, ये है इसका, ये देखो यहाँ देखो, ये है ग्लिया एपोन्यूरोटिका। इसके एक तरफ होती है फ्रंटालिस मसल और इसके दूसरे तरफ होती है ऑक्सीपिटालिस मसल। ये दोनों इनको अपोजिट डायरेक्शन में खींच के रखती है ग्लिया एपोन्यूरोटिका को। जब भी यहाँ चोट लगती है तो चोट लगने के कारण जो स्किन के एजेस हैं वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खींचे रहते हैं। इसके कारण एक तो जो इंजरी का वुंड है वो क्लोज नहीं होता है। दूसरा, यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई होती है वहाँ पे वो क्या होती है, एक सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड होती है, उसके अंदर होती है, जिसके कारण क्या होता है, वेसोस्पाज्म नहीं हो पाता है या वो वापस अपनी नॉर्मल जो, जैसे जब भी ब्लड वेसल्स में चोट लगती है
चोट लगने के बाद में वो वापस कॉन्स्ट्रिक्ट होकर के अपनी पोजीशन में आती है ताकि ब्लड लॉस कम हो। बट ब्रेन या स्कल इंजरी की मैं बात करूँ या स्कैल्प इंजरी की मैं बात करूँ तो यहाँ ऐसा नहीं होता है, इसलिए हमें स्टिचेस लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे यहाँ। तो यहाँ पे क्या होगा, अब इमीडिएटली अगर आपको ब्लड रोकना है, आप घर में, आपके घर में किसी को चोट लगी, इमीडिएटली ब्लड रोकना है, तो सबसे पहले एक क्लीन कॉटन का कपड़ा लेंगे। क्लीन गॉज है तो बहुत अच्छी बात है, उसको लेकर के हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे जिस जगह पे चोट है वहाँ पे। तो ये जो क्लीन क्लॉथ से जो इस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए जो प्रेशर हम लगा रहे हैं वो एटलीस्ट 10 मिनट का प्रेशर होना चाहिए, 10 मिनट प्रेशर लगना चाहिए, तब जाके ये रुकता है। 10 मिनट का प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करूँ कि आपको जो इंजरी हुई है वो सुपरफिशियल हुई है, डीप हुई है, इसको कैसे पता चलेगा? जिस व्यक्ति को चोट लगी है अगर उसको वॉमिटिंग, कन्फ्यूजन, सीवियर हेडेक जैसे कैरेक्टर्स आ रहे हैं तो आपको इमीडिएटली उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहिए। ये डीपर ब्रेन इंजरी के साइन हो सकते हैं। ठीक है, तो इमीडिएट केयर हमें क्या करनी है? जब भी किसी को चोट लग रही है सबसे पहला हमारा काम है ब्लीडिंग को रोकना। उसके लिए मैंने बताया हम क्लीन क्लॉथ से क्या करेंगे, प्रेशर करके रखेंगे एटलीस्ट 10 मिनट्स तक। फिर उसके बाद जो स्वेलिंग आ रही है, आपको ये रूल पता होगा कि जब हमें कोल्ड कंप्रेस कब करना है और हॉट कंप्रेस कब करना है। अगर नहीं पता है तो आप मुझे मैसेज करना, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो जब चोट लगी है उस टाइम पे हम क्या करेंगे, जैसे ही ब्लीडिंग रुकी है उसके बाद में हम कोल्ड कंप्रेस करेंगे एटलीस्ट 12 टू 20 मिनट्स तक हम लोग कोल्ड कंप्रेस करेंगे ताकि वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है वो वेसोस्पाज्म में जा सके। फिर वुंड को, अगर वो सुपरफिशियल वुंड है, माइनर वुंड है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस तरीके का हमें अगर वुंड दिख रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वहाँ पे अच्छे से उसे वॉश करेंगे रनिंग वाटर के साथ में, और स्टेराइल वाटर हो तो बहुत ही अच्छी बात है। हम उस वुंड को क्लीन करेंगे, सोप को यूज़ कर सकते हैं। क्लीन करने के बाद में उस पर कोई भी एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट हम लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा इमीडिएट केयर प्लान। अब उसके बाद रिकवरी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा जो पेशेंट है उसे हमें ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा एटलीस्ट फॉर 24 टू 48 आवर्स के लिए हम उसे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे कि कोई अदर साइन तो नहीं आ रहा, मतलब किसी को कन्वल्जन्स तो नहीं आ रहे हैं, या किसी को बहुत सिवियर हेडेक तो नहीं हो रहा है, या वापस से ब्लीडिंग तो नहीं स्टार्ट हो गई है, कोई हिमेटोमा तो नहीं बन गया। इन सब चीज़ों को देखने के लिए हम क्या करेंगे, उसे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। पेन मैनेजमेंट करने के लिए हम पेन किलर्स उसे SOS पे देते रहेंगे, जैसे पेशेंट को दर्द होता है उस तरीके से हम देते रहेंगे, और हमें प्रॉपर तरीके से वुंड की केयर करनी है। तो ये हमारा क्या होगा, रिकवरी एंड फॉलोअप होगा। ठीक है, तो अगर इमरजेंसी, हमें कैसे पता लगेगा कि कब हमें पेशेंट को घर में रखना है, कब चोट इतनी लगी है कि हमें उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देना है या हम उसे इमरजेंसी केयर में शिफ्ट कर देना है, उसके लिए हम ध्यान रखेंगे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स है। फर्स्ट इज हैवी या परसिस्टेंट ब्लीडिंग। अगर कोई पेशेंट था उसको हैवी ब्लीडिंग होती ही जा रही है, मान के चलो आपने प्रेशर करके रखा है फिर भी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, होती जा रही है, तो उसके कारण हम लोग पेशेंट को हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे। सेकेंड इज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। पेशेंट गिरने के बाद अनकॉन्शियस हो गया, ऐसे पेशेंट को भी हमें शिफ्ट कर देना है। पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है, कन्फ्यूजन आ रहा है, सिवियर हेडेक हो रहा है, डिजीनेस हो रही है, और वो जब बोल रहा है तो स्लर्ड है, मतलब अजीब तरीके से बोल रहा है, तो इन सब कारणों के कारण भी हमें क्या करना है, पेशेंट को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देना है। आपको जो कट है वो बहुत डीप दिख रहा है या फिर जो वुंड की जो एजेस है उसमें गैप ज़्यादा दिख रहा है, इन दोनों कंडीशंस में भी हमें उसे स्टिचेस या स्टेपल्स के लिए हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देना है। आपको कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट दिख रहा है वुंड में तो कर देना है, या फिर ब्लड या क्लियर फ्लूइड आता ही जा रहा है नोज से, ईयर से, तो हमें शिफ्ट कर देना है। ये सब चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है कि हमें कब मेडिकल अटेंशन या इमरजेंसी केयर की नीड होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो। चलो, अब हमने स्कैल्प इंजरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट इज स्कैल्प वुंड, सेकंड इज स्कैल्प हिमेटोमा। तो स्कैल्प वुंड की मैं बात करूँ तो इसके लिए हम ऑलरेडी इस टॉपिक पे बात कर चुके हैं कि यहाँ पे जो ब्लीडिंग होती है वो ज़्यादा होती है और अपने आप से नहीं रुकती है, इसीलिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें स्टिचेस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जब आपको लेयर्स बताई थी तो SCA 3 जो लेयर थी, फर्स्ट वाली स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू और एपोन्यूरोटिका, अगर यहाँ तक का इन्वॉल्वमेंट हो गया है वुंड में तो हमें पेशेंट को स्टिचेस की ज़रूरत होगी। ठीक है, ये चीज़ मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ब्लीडिंग अपने आप से स्टॉप क्यों नहीं होती है, इसके दोनों रीजंस मैं आपको बता चुकी हूँ, आप वापस जाके ये देख लेना। चलो,
अब हैमरेज को रोकने, ब्लड बहुत ज़्यादा बह रहा है, हम क्या कर सकते हैं, हम 3 मेजर तरीके यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट प्रेशर, किसी भी क्लीन क्लॉथ को लेना है, डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करना है, कितने के लिए, 10 मिनट के लिए। अब 10 मिनट तक आपने प्रेशर किया हुआ है और आपका जो गॉज या क्लीन क्लॉथ है वो पूरा ब्लड से भर गया है। अब आपको दूसरा क्लॉथ यूज़ करना है, तो आप उस क्लॉथ को हटाने की गलती नहीं करो। उससे क्या होगा, जो क्लॉथ थोड़े बहुत बन रहे होंगे वो हट जाएंगे। जो क्लॉथ पहले से लगा हुआ है उसके ऊपर दूसरा क्लॉथ लगा करके उसको प्रेशर देते रहना है, पहला क्लॉथ नहीं हटाना। उससे क्या होगा, क्लॉथ्स हट जाएंगे और पेशेंट को ब्लीडिंग और ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा, रबर टॉर्निक्यूट्स यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से, जो बच्चे के आपको सिर पे दिख रहा है, इस तरीके से हम एक टॉर्निक्यूट बांध सकते हैं, जिससे क्या होगा, हैमरेज स्लो डाउन हो जाएगा और पेशेंट के हेड को थोड़ा सा एलिवेट कर सकते हैं ताकि हैमरेज कम हो। स्किन क्लिप्स और सुचर्स का हम यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड वन इज स्कैल्प हिमेटोमा। अब देखो, स्कैल्प हिमेटोमा की जब मैं बात कर रही हूँ तो फर्स्ट चीज़ ये समझो कि स्कैल्प जो हिमेटोमा है उससे ब्रेन इंजरी नहीं होती है, क्योंकि जो ये हिमेटोमा बनता है वो स्किन और स्कल के बीच में बनता है। मतलब आपकी जो स्कैल्प की स्किन है और आपका जो स्कल है उसके बीच में ये हिमेटोमा बनता है, तो ये आपके ब्रेन को कोई नुकसान नहीं करता है, फर्स्ट चीज़। अब जो स्कैल्प हेमाटोमा है, देखो यहाँ पे आपको एक नियोनेट दिख रहा होगा, एक छोटा बच्चा दिख रहा होगा, जिसमें स्वेलिंग को प्रेस करने पर एक पिटिंग का जैसा बन रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, कैपर्ट सक्सीडेनम। जो हम पीडिया में पढ़ते हैं, पीडियाट्रिक जब हम पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं कि बच्चा जब वेजाइनल डिलीवर होता है या फिर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी होती है, उस टाइम पे कैपर्ट सक्सीडेनम बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट ये अपने आप से रिजॉल्व हो जाता है 10 से 20 दिन के अंदर में, ठीक है। इसके लिए हमें बच्चे को कोई मेडिसिन नहीं देनी है, कुछ नहीं करना है, बस ऑब्जर्वेशन में रखना है कि जो बच्चा है उसमें वो डिजॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई पेन तो नहीं आ रहा। अदर पेन आ रहा है तो हमें मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। सेकंड वन इज, जो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि वो स्कल के बाहर होता है। अब जो हिमेटोमा है वो ब्रेन को प्रेस नहीं करता है, इसीलिए कोई भी हमें टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ पे देखोगे, ये जो लड़की है इसको यहाँ पे हिमेटोमा बना है। अब ये नियोनेट ट्रोमा तो नहीं है, हो सकता है इसको कोई चोट लगी हो उसके कारण यहाँ पे हिमेटोमा बना है। जब मैं नियोनेट की बात करती हूँ तो हमें यहाँ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर कोई ट्रॉमा के कारण बन रहा है तो हमें क्या हो रहा है, हमें देखना पड़ेगा कि कोई इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, उसको हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे, देखो कभी भी ट्रॉमा हो रहा है हमारा सेम ट्रीटमेंट चलेगा। अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो हम आइस पैक से चालू करेंगे ताकि स्वेलिंग रुके। तो हम ऐसे पेशेंट को क्या करेंगे, आइस पैक करेंगे 20 मिनट्स के लिए, और 2-3 घंटे के अंतराल पे हम आइस पैक करते रहेंगे 1 से 2 दिन के लिए, ठीक है। 2 दिन के बाद हमें वार्म कंप्रेस करना है, तब हम क्या करेंगे, वार्म कंप्रेस करेंगे, कब, 2 दिन के बाद, ठीक है। पेशेंट को अगर पेन है तो हमें उसे पेन किलर देनी है एसओएस में, और पेशेंट को रेस्ट कराना है और प्रेशर बैंडेज बांध सकते हैं, ठीक है। तो ये आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ जिसमें हमने बात की स्कैल्प इंजरी के बारे में। इसके पार्ट 2 में हम बात करेंगे स्कल इंजरी के बारे में।